कि जो भी विषय पढ़ाया जाएगा, चाहे वो यूनिट वाइज पहला यूनिट पहले पढ़ा दिया जाए वैदिक साहित्य का या दर्शन का, व्याकरण का, साहित्य का या धर्मशास्त्र का, तो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने के पश्चात आप लोगों को उसका नोट्स तो प्रोवाइड कराया ही जाएगा, किंतु आपको केवल उस नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, आप लोगों को खुद का नोट्स बनाना है। ये बात मैंने पिछले बैच में भी सभी को बताया था और इस बार आपको भी बता रहा हूँ कि केवल आपको जो शिक्षकों के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे केवल उसके भरोसे नहीं रहना है। आप लोगों को खुद भी अपना नोट्स बनाना है, जिससे तैयारी और भी आसानी से हो सके। और नोट्स जो बनाने हैं आप लोगों को, वो ज़्यादा डीप में नहीं बनाने हैं, सामान्य नोट्स बनाने हैं, जिससे जब भी हमारी परीक्षा हो तो हम आसानी से उसको एक बार रिवाइज कर लें, 2 बार रिवाइज कर लें। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय और ये है कि जैसे हमारे सेकंड जो पेपर है हमारा 10 यूनिट हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोगों को जो यूनिट आसान होते हैं वो पहले कर लेते हैं और जो यूनिट आसान नहीं होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो अब इस चीज से दूर रहना है, क्योंकि जो प्रश्न बनता है हमारे नेट के प्रश्न पत्र जो आते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे पाठ्यक्रम को ही कवर कर रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो आपको कोई भी 10 के 10 यूनिट में कोई भी बिंदु छोड़ना नहीं है। अर्थात अगर ब्राह्मण साहित्य से संबंधित, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अगर ब्राह्मण साहित्य का ही हम उदाहरण ले, तो अगर कुछ भी सामान्य परिचय हमें देखना है तो उसको एक तरीके से पहले हमें सामान्य पुस्तक से उसका अध्ययन करना है, तत्पश्चात उसका नोट्स बनाना है, जिससे एक भी बिंदु हमसे छूटे ना। ये 10 के 10 यूनिट में ये बात महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न अगर हमसे रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे वो परिणाम पर अंतर पैदा करता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और आपकी जिस भी यूनिट में कोई भी कमजोर पक्ष है, चाहे वो सूक्तों से संबंधित हो, और ज्यादातर लोगों का जो समस्या होती है वो व्याकरण के यूनिट में ज्यादा होती है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। वैसे तो जो भी शिक्षक हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगे ही, लेकिन कुछ चीजें हिस्सा जैसे बांट करके कि 5 दिन में मुझे ये चीज कवर करनी, चाहे संज्ञा सूत्र हो चाहे संधि हो, इस तरह से सभी चीजें जरूर रिवाइज करते हुए जब भी शिक्षक पढ़ा देंगे तो उनको अपने रिवाइज में रखना है और उनको पढ़ते जाना है, जिससे आप लोगों को किसी भी रूप में दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले तो आप लोग उस विषय को छोड़ देते हैं, बाद में वही चीज आपको दिक्कत करती है। जब ऐन वक्त पर आप लोगों का परीक्षा आ जाता है तो उस समय फिर आप लोगों को घबराहट होने लगती है। एक विषय और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग तो ऐसे होंगे जो पहले से भी कुछ विषय पढ़ रहे होंगे या तैयार करके आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो सामूहिक कक्षा है। अर्थात यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जो 0 लेवल से ही अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार अपनी तैयारी शुरू कर रखी होगी और परीक्षाएं भी दे चुके होंगे। किंतु एक चीज ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ विषय सबको देख करके पढ़ाया जाएगा। अर्थात जो 0 लेवल से पढ़ाई शुरू कर रहा होगा उसके लिए भी वही स्तर होगा, और जो पहले पढ़ चुका होगा उसके लिए भी वही स्तर होगा। इसलिए सभी को धैर्य बना करके ही अपना अध्ययन करना है। दूसरी बात इसी संदर्भ में यह है कि किसी को भी यहाँ पर विद्वान नहीं बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे वो व्याकरण के पक्ष के व्यक्ति हो, चाहे साहित्य के हो, चाहे दर्शन के हो, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो एक कंपटीशन लेवल एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। अर्थात हमारा जो
केंद्र बिंदु रहेगा अध्यापन का, वो हमारे प्रश्न पत्र ही केंद्र बिंदु रहेंगे। अर्थात हमारे प्रश्न पत्र कैसे आते हैं, प्रश्न पत्रों में हमारे प्रश्न कैसे होते हैं, उन चीजों को ध्यान में रख करके ही हमारा अध्यापन क्रम चलेगा। इसलिए सभी को अपना धैर्य बना करके उसी के अनुकूल अपने आप को ढालना है। कई बार क्या होता है कि जो लोग पढ़ करके वो विषय आते हैं, उनको ये लगता है कि ये चीज ज्यादा देर तक पढ़ाया जा रहा है और अगले यूनिट में हमें कमजोरी दिखेगी, तो ये चीज नहीं करना है। पिछले बैच में भी यही गलती हुई थी, इसलिए ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। और सभी को जब भी यूनिट वाइज यूनिट अध्यापन चालू हो जाएगा, तो आपको अपना अध्ययन का लेवल देखने के लिए जो भी आपके पास प्रश्न पत्र का संग्रह हो, चाहे वो संस्कृत गंगा के हो, चाहे आपके पास कोई भी पीडीएफ रूप में हो, आपको डेली 50 से 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। आपने अगर यूनिट फर्स्ट अध्ययन कर लिया तो उसके बाद उसका नोट्स बनाइए, और उसके बाद मेरी तैयारी कितनी मजबूत है इस चीज को देखने के लिए जरूर प्रश्न पत्र लगाइए। प्रश्न पत्र लगाने से एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और प्रश्न को समझने के तरीके भी आपको पता चलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रश्न पत्र नहीं अधिक से अधिक लगा के जाते, तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम जब देने बैठते हैं तो वहां पर प्रश्नों के तरीके हमें समझ में नहीं आते हैं। अस्ति नास्ति में डिफरेंस नहीं पता चलता। कई बार क्या होता है, अन्यतमः एक करके आता है प्रश्न, वहां पर बहुत लोगों की गलतियां होती हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अगर अधिक से अधिक आप लोग प्रश्न पत्र लगा करके जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास और अधिक होगा, और आप अपने प्रश्न पत्र को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा, आप अपने नोट्स जरूर बनाइए, और जो शिक्षक आप लोगों को पढ़ाएगा जो विषय, उसको भेज करके एक बार जरूर चेक करवा लीजिए। जिससे क्या रहेगा कि अगर कुछ चीजें उसमें से छूट जाएंगी तो वो आपको बता देंगे, और आपका अध्ययन ठीक ढंग से हो पाएगा। और कोई भी अगर नोट्स आपको दे दिया जाता है तो आप अपना नोट्स जरूर उसको अपने तरीके से बनाएं। जरूरी नहीं कि एज इट इज आपने कॉपी कर दिया और वही चीज आपको अपने टीचर्स को भेज दिए। नहीं, ये नहीं करना है। आप जब भी यूनिट पढ़ा दिया जाएगा, आपको अपना अध्ययन दोबारा से करना है। जो भी पुस्तक होंगी, चाहे वो संस्कृत साहित्य का इतिहास वगैरह जो भी होगा, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, तब आपको पुस्तकें भी बता दी जाएंगी। तो आप उस चीज को वहां से पढ़िए, और उसके बाद अपना नोट्स बनाइए, नोट्स चेक करवाइए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पत्र हल करिए। इससे क्या रहेगा कि तैयारी आपकी व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी तैयारी करें तो ये मत मान के चलिए कि लास्ट के या अंतिम के 2 महीने में मैं लग करके कर लूंगा। ऐसे तैयारी कभी भी नहीं होती है। आपको अगर 5 घंटे 6 घंटे देने हैं तैयारी के लिए, तो आपको डेली ही देने पड़ेंगे, प्रतिदिन आपको उतने देने ही पड़ेंगे। तभी जा करके नियमित रूप से आप अपने आप को तैयारी में बेहतर पाएंगे। अन्यथा अगर आप 2 दिन नहीं भी पढ़ते हैं, तो जो भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल चुके होते हैं। इसलिए समय के बचत को ध्यान में रखते हुए आप एक दिनचर्या बना करके जैसे भी तैयारी करें। शिक्षक आपको तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, किंतु आप अपनी तैयारी के अनुकूल जो भी विषय आपको सरल लग रहा हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर करते चलें। बाकी जो भी चीजें हैं, आज अभी डेमो क्लास प्रियांशु जी आपको डेमो क्लास देंगे, तो उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगर कुछ मुझसे अगर अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रियांशु जी आपको भी अपना मार्गदर्शन करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, प्रियांशु जी। धन्यवाद शशिकांत जी, आपने सभी का मार्गदर्शन किया। तो आई होप आप लोगों को शशिकांत जी का मार्गदर्शन अच्छा लगा होगा, और उन्होंने एक बार में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो बहुत बड़ी बात है।
तो आपका समय ज़्यादा ना जाए, आप एक ही बार में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, इसके लिए आपको ये मैंने थोड़ा-सा शशिकांत जी का सेशन रखा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा-सा चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, ठीक है? किसी का यदि कोई यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कुछ बात आ रही हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ एक बार बता दीजिए, स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? यस मैम। ठीक है। तो यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत का जो हमारा सिलेबस है, इस पाठ्यक्रम को हम यदि देखें तो इसमें 10 इकाई जरूर है, लेकिन इन्हें 5 इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। किस तरीके से? तो इसमें 5 पार्टीशन इस तरीके से हो सकते हैं: वेद, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र और व्याकरण। ठीक है, आप लोग यदि पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की 5 यूनिट को सामान्य और विशिष्ट तौर पर 10 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे वेद का एक सामान्य परिचय लगा है, तो दूसरी ही यूनिट में वेद का विशिष्ट परिचय लगा है। इसी तरीके से दर्शन का यदि तीसरी यूनिट में सामान्य परिचय लगा है, तो विशिष्ट परिचय चौथी यूनिट में लगा है। उसी के बाद व्याकरण का 5वीं इकाई में लगा है, तो छठे में विशिष्ट लगा है। 7वें में आपका साहित्य का सामान्य परिचय लगा है और 8वीं इकाई में आपका साहित्य का विशिष्ट परिचय लगा है। और इसी तरीके से लास्ट की अंतिम यूनिट 9वीं और 10वीं, जिसमें आपका धर्मशास्त्र और अभिलेख आता है, और उसमें भी आपका 9वें में सामान्य परिचय और 10वें में विशिष्ट परिचय लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 5 सेशन विभाजित हो जाते हैं। हम आपको यहाँ पर यूनिट वाइज ही पढ़ाएंगे, तो एक सामान्यता हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी पहली इकाई पे। तो पहली इकाई में आप देखेंगे तो ये आपका वैदिक साहित्य यानी कि वेद से लगा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 डिवाइडेशन होता है, एक सामान्य परिचय और विशिष्ट परिचय में। तो इसमें आपकी प्रथम यूनिट जो है वो सामान्य परिचय से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग, इन सभी का सामान्य परिचय पूछा जाता है। ठीक है, इसी के बाद दूसरी इकाई आती है जो विशिष्ट परिचय आपका पूछती है, जिसमें आपके सूक्तों का विशेष अध्ययन है। ठीक है, मतलब सिर्फ सूक्तों की पंक्तियां ही नहीं पूछी जाती, कभी कभी उन पंक्तियों में आए हुए शब्दों का अर्थ भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग पीवाईक्यू आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीजों से अवगत होगा। और कुछ दिनों से मैं मॉक टेस्ट भी भेज रही थी, तो उसमें भी आप लोगों को वेदों के क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो वेद के इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें ब्राह्मण साहित्य का भी विशेष लगा है, जिसमें प्रतिपादित विषय, विधि के प्रकार, अग्निहोम, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास, ये इत्यादि यज्ञ भी आते हैं। फिर उपनिषद, उपनिषद में आपके यहाँ पर 6 उपनिषद लगे हैं: ईश, कट, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ऋग प्रातिशाख्य के अंतर्गत भी प्रश्न आते हैं, जैसे समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, शोष इत्यादि।
इसको हम बाद में देखेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर आपका निरुक्त भी आता है। निरुक्त के अंतर्गत क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर सिलेबस में दी हुई हैं। मैं कक्षा के तुरंत बाद ही आप लोगों को सिलेबस ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? आगे नेक्स्ट तृतीय इकाई जो है आपकी दर्शन की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इसमें भी दर्शन की आपका क्या है, सामान्य परिचय है। यानी कि इसमें जो भी आपके आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, कितने प्रमाण मानते हैं, कितने पदार्थ मानते हैं, इत्यादि का हम सामान्य परिचय यहाँ पर ग्रहण करते हैं। फिर चौथी यूनिट में इसी का आपका विशिष्ट अध्ययन कराया जाएगा। विशिष्ट अध्ययन में आपका सांख्य कारिका लगी हुई है, वेदांत सार लगा है, तर्क संग्रह लगा है और तर्क भाषा लगा है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अर्थ संग्रह भी पढ़ना है और योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र का भी आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है? फिर आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रह्म सूत्र भी लगा है आपका, न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी है और सर्व दर्शन संग्रह से आपके 2 लगे हैं, जैन और बौद्ध, ठीक है? कोई मुझे ये बताएगा जैन और बौद्ध आस्तिक में आते हैं या नास्तिक में आते हैं? कोई बता सकता है? नास्तिक में है। नास्तिक में मैम। नास्तिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है आपकी 5वीं यूनिट जो व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में आपका इसमें सामान्य परिचय लगा है। निम्नलिखित व्याकरण के आचार्य हैं, जैसे पतंजलि, पाणिनि, भर्तृहरि, हेमचंद्र सूरि, शाक्टायन, कैयट। तो इन सब की टीकाएं और इनके ग्रंथ आदि पूछे जाते हैं और हर बार इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। 1 या 2 प्रश्न हर बार बनता है। मैं आपको पीवाईक्यू में दिखा सकती हूँ, ठीक है? तो ये तो बहुत ही विशेष है यहाँ पे। फिर पाणिनीय शिक्षा, फिर भाषा विज्ञान में भी आपका वर्गीकरण इत्यादि से बहुत प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी 6ठी यूनिट यानी कि विशिष्ट अध्ययन। किसका विशिष्ट अध्ययन? व्याकरण का, ठीक है? तो व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन में आपकी परिभाषाएं आती हैं, संधि आते हैं, सुबंत आते हैं, समास, तद्धित, तिङत, प्रत्यांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, कारक प्रकरण, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, महाभाष्य, वाक्यपदीयम इत्यादि आता है, ठीक है? जिसका गूढ़ अध्ययन हम कक्षाओं में करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आपकी आती है 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट किसकी है? साहित्य, ठीक है? साहित्य से आपका सबसे पहले आता है सामान्य परिचय। देखिए, इससे पहले जो आपकी 5वीं यूनिट थी वो व्याकरण के आचार्यों का सामान्य परिचय था उसमें, और साहित्य की 7वीं यूनिट में आपका जो कवि इत्यादि हैं उनके सामान्य परिचय है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार इनसे प्रश्न बनता है कि ये कृति किसकी है, या इसमें कौन से विदूषक का भाव वाले हैं, या इनमें कौन से किस पे टीका बनी हुई है। ये इत्यादि प्रश्न हर बार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये कुछ यूनिट्स हैं जहां से आपको प्रश्न बनते हैं और ये यूनिट मैंने आपकी डेमो क्लास में भी डाली है, तो आप लोगों को वहां से आपको प्रश्न पता चल जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है? फिर इसी के अंतर्गत आपके काव्य शास्त्र यानी कि आपके जो षड संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य, इन संप्रदायों का भी हम सामान्य अध्ययन करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय में आपके 3 आचार्य लगे हैं, अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रॉन्चे, ठीक है? तो इन तीनों का भी अध्ययन हम करेंगे। फिर आता है आपका 8वीं यूनिट यानी कि विशिष्ट परिचय साहित्य का। तो विशिष्ट परिचय के अंतर्गत यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पद्य, नाट्य, गद्य और ये चंपू काव्य, ये टोटल मिला करके आपके 16 लक्ष्य ग्रंथ लगे हैं, ठीक है? आप लोग गिन सकते हैं, जिनको विश्वास ना हो मुझ पर, तो ये आपके टोटल 16 लक्ष्य ग्रंथ लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को समस्या आती है कि इन 16 लक्ष्य ग्रंथों को हम याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या आती है, ठीक है? तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, घबराना नहीं है।
ठीक है, मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं ग्रंथों से, जो हम जिनका डेली यदि स्मरण करें या उनका अर्थ सा अध्ययन करें तो हमें वो याद हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना है ये हम आपको कक्षाओं में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुद्ध चरितम लगा है, रघुवंशम लगा है, किरातार्जुनीयम लगा है, शिशुपाल वधम लगा है, नैषधीय चरितम लगा है। अच्छा, इसी बात पे एक प्रश्न बनता है, क्या मुझे कोई बताएगा कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और कुमार संभवम। नहीं, आपने 2 सही बताए, 1 गलत बताया। नैषधीय चरितम। हाँ, नैषधीय चरितम। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है, आपको एक व्यक्ति का नाम याद करना है, किशन कुमार। क्या याद करना है? किशन कुमार। ठीक है, तो किशन किशन जो है, की से क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। सा से क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम। और ना से क्या हो जाएगा? नैषधीय चरितम। तो ये 3 आपके किस में आ जाएंगे? बताइए। बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में। ठीक है, और कुमार। ठीक है, तो लड़के का सरनेम क्या है? कुमार। तो कुमार से क्या हो जाएगा? कु से हो जाएगा आपका कुमार संभवम, मा से हो जाएगा आपका मेघदूतम, र से हो जाएगा आपका रघुवंशम। और ये तीनों ग्रंथ कौन से हो जाएंगे आपके? लघुत्रयी में। लघुत्रयी में। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ किशन कुमार को याद रखना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो एक किशन आपका बृहत्त्रयी हो जाएगा और कुमार आपका लघुत्रयी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका साहित्य दर्पण लक्षण ग्रंथ, जिसके अंतर्गत आपके काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन इत्यादि, अभिधा लक्षणा व्यंजना, काव्य भेद और श्रव्य काव्य इत्यादि आते हैं। फिर आता है आपका काव्य प्रकाश। अच्छा, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, कोई बताएगा? मैम आचार्य मम्मट की। बहुत बढ़िया। ठीक है, और आचार्य मम्मट जी का खंडन किसने किया है? काव्य प्रकाश का विश्वनाथ। विश्वनाथ। आचार्य बहुत विश्व। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए यहाँ पे सभी विद्वान उपस्थित है। चलिए, अच्छी बात है। तो काव्य प्रकाश में आपके काव्य लक्षण आते हैं, काव्य प्रयोजन आते हैं, काव्य हेतु आते हैं, भेद आते हैं, शक्ति आती हैं, शब्द शक्तियां इत्यादि। अभितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद भी इत्यादि लगता है, रस रूप रस स्वरूप भी लगा हुआ है, रस दोष आदि लगे हैं, काव्य गुण लगे हैं। ये सब अंदर का विषय है। और अलंकार। ठीक है, तो अलंकार से जो प्रश्न बनते हैं आपके काव्य प्रकाश के अनुसार ही बनते हैं, इससे इतर नहीं आते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो 16 लक्ष्य ग्रंथ है इनसे अलंकार बनते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके इन्हीं के उदाहरणों में से इनके जो भेद और भेदोपभेद हैं, इन्हीं के उदाहरण से ही आपके अलंकार से प्रश्न बनते हैं एनटीए में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ध्वन्यालोक भी आपका एक लक्षण ग्रंथ है, जिसका आपका प्रथम उद्योत आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। वक्रोक्ति जीवितम भी आपका लक्षण ग्रंथ है, जिसमें आपको प्रथम उन्मेष पढ़ना है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र का आपको 2 अध्याय पढ़ने हैं, द्वितीय और षष्ठ, सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़ने हैं। अच्छा, इसी बात पे एक प्रश्न और बनता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं टोटल? किसी को पता है? 36। बहुत बढ़िया। ठीक है, 36 टोटल 36 अध्याय हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ द्वितीय और षष्ठ अध्याय का अध्ययन करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम 10 रूपक पे। 10 रूपक में भी आपको प्रथम और तृतीय प्रकाश का अध्ययन करना है। इसमें भी टोटल 4 प्रकाश हैं। ठीक है, ये प्रकाशों में विभाजित है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आते हैं नेट में, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि काव्य प्रकाश किसमें विभाजित है, ध्वन्यालोक किसमें विभाजित है, या 10 रूपक किसमें विभाजित है, ये भी प्रश्न आते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि काव्य प्रकाश जो है वो उल्लास में विभाजित है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न भी बनते हैं। आगे है आपका छंद परिचय। ठीक है, जो छंदों का कितने वर्ण होते हैं छंदों में और किस तरीके से छंद पहचानते हैं इत्यादि आता है। तो वो छोटा सा विषय है, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आपके जो जो छंद लगे हुए हैं उनके नाम दिए हुए हैं।
फिर आते हैं हम 9वीं यूनिट में, ठीक है, 9th यूनिट में। तो 9th यूनिट जो है हमारी किससे संबंधित है? धर्मशास्त्र से। तो धर्मशास्त्र में इसमें सामान्य परिचय लगा है। सामान्य परिचय में देखिए, रामायण लगी है आपकी, महाभारत लगी है, पुराण लगी है, स्मृतियों का सामान्य परिचय लगा है, जो अन्य स्मृतियां दी हुई हैं तो आदि, और कौटिल्य अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय लगा है। लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति किस प्रकार हुई इत्यादि का परिचय है, और अभिलेख का सामान्य परिचय भी लगा हुआ है। फिर आते हैं हम 10वीं यूनिट में। 10वीं यूनिट में आपका धर्मशास्त्र का विशिष्ट परिचय लगा है, जिसमें आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जिसका प्रथम विनय अधिकरण लगा हुआ है, और मनुस्मृति में भी आपके प्रथम, द्वितीय और सप्तम यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 अध्यायों का अध्ययन हमें मनुस्मृति के अंतर्गत करना है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी आपके 3 अध्याय हैं, यानी कि 3 कांड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको व्यवहाराध्याय ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं लिपि और अभिलेख। तो लिपि और अभिलेख में आपके गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि लगी हुई है। अशोक के अभिलेखों में आपके प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभलेख भी लगे हैं, और मौर्योत्तर कालीन अभिलेख यानी कि कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रद्रामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये इत्यादि लगा हुआ है। फिर आपके गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका पुलकेशिन द्वितीय और ऐहोल शिलालेख भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के पॉइंट्स थे जो मैंने डिफाइन किए हैं। बाकी आपको कक्षाओं के अंतर्गत आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। जो भी आपको इकाई पढ़ाई जाएगी उसका पहले सिलेबस आप लोगों को समझा करके उसके बाद ही पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात ये कि यदि आपको नेट जीआरएफ क्रैक करना ही है, अगर आपने ऐसा ठान ही लिया है, तो आपको ये सिलेबस रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जो हम हर कक्षा में बच्चों को बोलते हैं कि इसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास उपस्थित होनी आवश्यक है, ठीक है। तो मैं ये आपको भेज दूंगी ग्रुप में, आप सभी इसको निकलवा सकते हैं, प्रिंट इसका निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ कुछ मैंने विषय लिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं पीवाईक्यू तौर पे, तो उनको भी हमने यहाँ पर लिया गया है। और साथ साथ देखिए, आप अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चंस मतलब पढ़ करके यहीं पे उत्तर दे रहे हैं। और जब इंटरेक्ट करके हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस के विषय में कुछ कुछ आप लोगों को बताती जाऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपकी यूनिट 5 ली है, जिसमें व्याकरण के आचार्यों का परिचय था। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा यूनिट 5 में व्याकरण का सामान्य परिचय था या विशिष्ट परिचय था? कोई बताएगा? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि आप हमें ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे सामान्य आचार्यों के परिचय में यहाँ पे मैंने सबसे पहले पाणिनि जी को यहाँ पे डिफाइन किया है, जिनका 500 ईसा पूर्व समय माना जाता है। देखिए, समय में मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में समय अलग अलग दिया होता है, तो इसलिए आप समय पर थोड़ा कंसंट्रेट ना कीजिएगा। ये क्रम वाइज ही है, लेकिन समय में मतभेद पाया जा सकता है। हो सकता है आपकी किताब में हो तो उसमें समय अलग हो, ठीक है। इसलिए मैं इसको पहले ही डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई कुछ पूछ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इनका स्थान जो है किसी ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी, बताइए।
वो गलती से। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो सालातुर नामक ग्राम के थे, इनका जन्म स्थान है। दाक्षी और पणिनह इनके माता पिता का नाम है। और इनकी रचना जो है वो अष्टाध्यायी है, जो आप लोगों को पता है कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। फिर आते हैं कात्यायन, ठीक है, जिनका एक और नाम है वररुचि, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो ये दाक्षिणात्य के थे। एक बार ये प्रश्न बन चुका है कि दाक्षिणात्य के रहने वाले कौन से आचार्य थे, ठीक है। और इनके माता पिता का नाम कात्यायनी और कात्यायन है। और इनकी रचना जो है वो कात्यायन स्मृति और स्वर्गारोहण काव्य है, ठीक है। इसी तरीके से पतंजलि हैं, जो 200 ईसा पूर्व के हैं, जिनका स्थान गोनार्द है। और इनकी माता का नाम गोडिका है, ठीक है। इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो महाभाष्य, जो आप लोगों को पतंजल महाभाष्य पढ़ना भी है, और इसका विभाजन जो है वो पस्पशानिक में हुआ है, ठीक है। इसमें 84 पस्पशानिक हैं। और ये योग सूत्र और इष्टि, ये तीनों ही रचना पतंजलि की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके भर्तृहरि, जो मालवा प्रदेश के रहने वाले हैं। गंधर्व सेन इनके पिता का नाम है। और इन्होंने शतक त्रय, 3 शतक त्रय की रचना की है। कौन कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। कहते हैं कि किशोरावस्था से पूर्व इन्होंने नीति युक्त बातें की, जिसमें नीति शतक इन्होंने ग्रंथ रचा। किशोरावस्था पश्चात इन्होंने प्रेम की बातें की, जिसमें श्रृंगार शतक हुआ। और इनकी पत्नी के जाने के बाद इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिससे इन्होंने वैराग्य शतक की रचना की, ठीक है। फिर जैनेन्द्र व्याकरण आते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण जो है ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है। और इनको रचना करने वाले श्री देवी माधव भट्ट हैं, ठीक है, सॉरी देवनंदी हैं, ठीक है। ये लेखक इनके जो है वो देवनंदी हैं। और देवी इनकी, श्री देवी इनकी माता का नाम, और माधव भट्ट इनके पिता का नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं वामन और जादित्य। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इन्होंने रचना जो की है वो काशिका वृत्ति की है, जो अष्टाध्यायी पर है। और काशिका विवरण पंजिका जो है उसको न्यास नाम से भी जानते हैं। और पदमंजरी भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम जो है नागेश भट्ट हैं, जो 1600 से 1630 ईस्वी के माने जाते हैं, सबसे अंतिम माने जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के थे। इनकी माता का नाम सती देवी और पिता का नाम शिव भट्ट था। इनको अन्य नाम यानी कि नागोजी भट्ट नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और उद्योग टीका, स्फोटवाद, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर और लघु मंजूषा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न की ये आईडी भी दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। मैंने सन शायद लिखना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। तो आप ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, काल क्रम के अनुसार आया है, तो इसका आप सभी उत्तर दीजिए। देखिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी से ही प्रश्न है। तो सबसे पहले आपके अनुसार कौन होगा और सबसे अंतिम कौन होगा, इस आधार पे आप ऑप्शन चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चुनिए।
सभी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। सभी लोग उत्तर दीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, है ना? तो कोई बात नहीं, यदि आंसर गलत भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, अधिकतर लोग ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं। बाकी लोग जी जी मंगेश जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर 1, ठीक है, मतलब सभी लोग सही हैं। चलिए, इसका मतलब आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखिए आचार्यों के नाम दिए हुए हैं और ग्रंथ उनके ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है? तो और ये देखिए, ये क्वेश्चन किस में आया है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग ट्राई कीजिए, ऑप्शन देखिए, दीजिए आंसर सभी लोग। गलत होने से बिल्कुल भी मत डरिएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ, जब आप गलती करेंगे तभी सीखेंगे। एक छोटे बच्चे को जैसे कि देखते हैं, वो बार-बार गिरता है तभी सीखता है ना चलना। चलिए, अधिकतर लोगों ने ऑप्शन 3 चूज़ किया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन 3, यानी कि सभी लोगों का आंसर सही है। अर्थात आप लोगों को समझ में आ रहा है। कृपया एक बार अनम्यूट होकर के मुझे बताएं, आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, है ना? जी हाँ हाँ, जी मैम। समझ गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, आ रहे। धन्यवाद। जब रिस्पॉन्स मिलता है तो और अच्छा लगता है पढ़ाने में। चलिए, ठीक है। तो अब जो मैंने दूसरा पार्ट उठाया है, वो मैंने यूनिट 2 यानी कि ब्राह्मण साहित्य के परिचय से उठाया है। ठीक है? ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट परिचय से उठाया है। ठीक है? तो अब यहाँ पर आपके जो चातुर्मास आदि लगे हुए हैं। आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलिए मैम, आपकी आवाज कट रही थी। ओके, ओके, ओके सर। ठीक है। तो दूसरा जो मैंने पार्ट उठाया है, वो ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट परिचय से उठाया है। आप लोग बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड।
शायद मैम का नेटवर्क इशू है, थोड़ा देर वेट कर लेंगे आप लोग। सभी को समझ में आ रहा है विषय? अभी तो जी महोदय। अभी तो मैम ने केवल एक तरह से पढ़ाने का जो प्रारूप रखा है हम लोगों ने, उसी का सामान्य एक तरह से ढांचा रख रहे हैं आप लोगों के समक्ष कि इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो इस तरह से चलेगा। और जिस तरह से मैम ने पढ़ाया है तो उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी सामने रख रही हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाएंगे हम लोग, तो वो किस तरह से प्रश्न में आता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आपकी तैयारी जो होगी वो मैंने भी पहले भी शुरू में बताया था, वो इसी तरीके से बेहतर होगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा विषय में डीप जा कर के पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो चाहे वो दर्शन साहित्य ही हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, आप लोगों को सबको पता है कि हमारी जो पारंपरिक जो ग्रंथ है वहाँ पर तर्क वितर्क की परंपरा रही है। तो अगर उन चीज़ों में हम उलझ जाएंगे तो हमारा जो गोल है मुख्य रूप से यूजीसी नेट परीक्षा, वो कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो जाएंगे। पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है, केवल इस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि केवल हमारा जो पेपर है वो पेपर निकल जाए। बाद में भी विशिष्ट अध्ययन कर लेंगे, किंतु मुख्य रूप से जो हमारा गोल है पहले उसको ध्यान में रख करके हमें पढ़ना है। इसलिए मैम जो भी अभी तक जितना भी चीज उन्होंने बताया, चाहे वो 10 यूनिट का जितना भी परिचय था कि किस किस यूनिट में कैसे कैसे पढ़ना है, और जो उन्होंने बताया एक और मुख्य विषय बताया था कि 10 यूनिट है, लेकिन वो 10 यूनिट किस तरीके से विभाजित है, मुख्य रूप से 5 यूनिट में। क्योंकि हर एक यूनिट में जो है वो पहले यूनिट में है क्या है कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, ठीक है, और द्वितीय यूनिट में वैदिक साहित्य का ही विशिष्ट अध्ययन दे रखा है। ठीक इसी तरह से क्या है कि तृतीय यूनिट में दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय दे रखा है, और चतुर्थ यूनिट में दर्शन साहित्य का ही विशिष्ट अध्ययन दे रखा है। वहीं पर आप देखेंगे तो सांख्य कारिका, वेदांत सार, अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये समस्त ग्रंथ चौथी इकाई में पढ़ना है। ठीक इसी तरह से 5वीं इकाई में क्या है कि जो व्याकरण का जो सामान्य परिचय, अर्थात जो भी उसके व्याकरण के आचार्य हैं या फिर भाषा विज्ञान इत्यादि जो पाश्चात्य लोगों की देन है, उन चीजों का हमें सामान्य रूप से परिचय पढ़ना है। और इसी तरीके से 6ठे यूनिट में क्या है, व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। वहां पर आप देखेंगे परिभाषा सूत्र इत्यादि, संधि, सुबंत, इस तरह से वाक्य पदीय, महाभाष्य इत्यादि, वहां पर हमें विशिष्ट अध्ययन करना है। इसी तरह से आप देखेंगे 7वें यूनिट में सामान्य परिचय दे रखा है साहित्य का, तो 8वें यूनिट में विशिष्ट अध्ययन दे रखा है। जो मैम ने आपको बताया अभी तक कि 16 लक्ष्य ग्रंथों का हमें अध्ययन करना है। यहाँ पर क्या होता है कि पंक्तियां पूछ दी जाती हैं। अब यहीं पर आपको बताऊं 8वें यूनिट में तो कई तरीके से प्रश्न बनता है। जैसे काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य ग्रंथ है, तो पहली बात तो एक तो प्रश्न बन जाता है कि इन ग्रंथों से पंक्तियां उठा करके पूछ दी जाती है सीधे सीधे। दूसरा तरीका है कि इसमें कितने सर्ग हैं, या फिर प्रत्येक सर्गों के नाम क्या हैं। एक तरीके से और प्रश्न बनता है कि जो ये ग्रंथ है ये किस रस में है, अर्थात श्रृंगार रस में है, करुण रस में है, किन रस में है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। इसी तरह से जो नाट्य ग्रंथ हैं, नाट्य ग्रंथ हमारे सब पूरे लगे हैं, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मृच्छकटिकम हो, नल चंपू, जितने भी ग्रंथ लगे हुए, पूरे ग्रंथ लगे हुए। तो हमें क्या करना है, इनके अंकों के नाम भी याद रखने हैं, पंक्तियां भी, जो विशिष्ट पंक्तियां हैं, जो मैम ने बताया भी था आप लोगों को कि पूरे के पूरे अगर हम ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा अध्ययन करने में, किंतु हमें कुछ पंक्तियां
प्रमुख प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है, जो हर बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं उनसे संबंधित, उन पंक्तियों को ध्यान में रख करके हमें अध्ययन करना है। ठीक इसी तरह से आगे आप लोग देखेंगे लक्षण ग्रंथ। मैम ने कहा था लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ में क्या होता है कि हमारे जो लक्ष्य ग्रंथ हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, या उनका कैसे, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है लिखने का, कितने सर्गों में होना चाहिए, किस तरह से उसका नायक होना चाहिए। धीरोदात्त तो होता है, जैसे नायक इत्यादि के कोटियां, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत इत्यादि किस तरह से होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये लक्षण ग्रंथ में बताए जाते हैं। जो लक्षण ग्रंथ हमें पढ़ने, काव्य प्रकाश, ये साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम इत्यादि, तो ये लक्षण ग्रंथ है। तो ये साहित्य और व्याकरण जो है ये यूजीसी नेट का एक तरह से कह सकते हैं मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, और यहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और किसी बार क्या होता है, एक और अगर मैं आपका ध्यान अगर आकर्षित करना चाहूं, एक तरीका और क्या होता है नेट में कि प्रश्न पत्र में जिस बार कट ऑफ गिरानी रहती है, उठानी रहती है, तो क्या किया जाता है कि एक यूनिट को टारगेट करके वहां पर प्रश्न ज्यादा खींच दिए जाते हैं, अर्थात 20 से 25 प्रश्न बन जाते हैं एक ही यूनिट से। जैसे मैं अभी साहित्य का ही 8वां यूनिट का बता रहा था मैं, तो यहां पर क्या किया जाएगा कि अगर अब सब लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग अगर प्रश्न पत्र देख करके जाएंगे तो चलो वैदिक साहित्य हमने अच्छे से तैयार कर लिया है, यहां से हमारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर साहित्य थोड़ा बहुत कम भी हमारा तैयार रहे चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कई बार क्या होता है कि ये करने के लिए ये लोग ऐसे कर देते हैं कि साहित्य से 20-25 प्रश्न कर दिए। जिस बार मैंने प्रश्न दिया था उस बार क्या किया था कि वैदिक साहित्य के यूनिट से, अर्थात पहले और दूसरे यूनिट से कम 25 प्रश्न बने थे। तो क्या होता, फिर उसके अगली बार इन्होंने क्या किया कि व्याकरण से ज्यादा प्रश्न कर दिए। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा था आप लोगों को कि सभी यूनिट में सभी जो भी बिंदु हैं, कोई भी बिंदु हमें छोड़ना नहीं है। हर एक बिंदु हमें अच्छे से तैयार करके जाना है, या फिर अच्छे से ना भी तैयार हो तो सामान्य भी अध्ययन करके जाना है, जिससे हमारे एक भी बिंदु या एक भी प्रश्न हमसे छूटे ना। और अगर हम एक बार भी कोई विषय अगर अध्ययन करके जाते हैं, तो अगर एक बार वो प्रश्न सामने आता है और हमें ध्यान में नहीं भी आता है वो विषय, तो अगर दोबारा प्रश्न हम उसको पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ध्यान में आ जाता है कि हमने तब इसको पढ़ा था और ये इस तरीके से हो सकता है हल। अब आगे अगर 9वीं यूनिट की बात करूं तो उसमें क्या है कि 10वीं यूनिट में धर्मशास्त्र का विशिष्ट परिचय हमें पढ़ना है, और 9वीं यूनिट में वही चीजों का सामान्य परिचय पढ़ना है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, और प्रमुख स्मृतियां इत्यादि, लिपि इत्यादि का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है। सामान्य परिचय कैसे कि रामायण कितने कांडों में विभाजित है, या कभी कभी पूछता है कांडों का क्रम सहित लगाइए। महाभारत में कितने पर्व हैं, या समस्त पर्वों का क्रम क्या होगा। ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए किरातार्जुनीयम जो काव्य ग्रंथ है वो किस पर्व से लिया गया है, ये सब सामान्य परिचय के अंतर्गत आएगा। तो ये चीजें हमें 9वीं यूनिट से देखने को मिलती है। इसी तरह से पुराणों में ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, कुछ प्रमुख पुराण हैं, ठीक है, वहां से प्रश्न ज्यादातर बनता है। इसी तरह से 10वीं यूनिट में क्या है, धर्मशास्त्र का विशिष्ट परिचय। अब जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है, 15 अधिकरणों में विभक्त है, तो क्या करेगा, तो यहां पर 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक तो सामान्य प्रश्न बनेगा कि 15 अधिकरणों का नाम पूछ लेगा, क्योंकि 15 अधिकरणों के एक अलग अलग नाम है। दूसरा तरीका क्या होगा कि जो विनयाधिकरण है वहां पर जो भी विषय वस्तु निरूपित की गई है उनकी पंक्तियां उठा करके पूछ देगा कि ये किसके संदर्भ में कहा गया है, चाहे वो गुप्तचर्य इत्यादि का निरूपण किया गया हो, चाहे वहां पर सप्तांग सिद्धांत इत्यादि का निरूपण किया गया हो, तो कुछ चीजें उठा करके वहां से पूछ दी जाती है। इसी तरह से मनुस्मृति का भी है। तो मनुस्मृति में क्या है कि पहला, दूसरा और 7वां अध्याय शायद पढ़ना है हमें। तो वैसे जो जितने भी अध्याय हैं मनुस्मृति के, हमें समस्त अध्यायों के विषय वस्तु ध्यान में रखने हैं। ठीक है। और जो अध्याय पढ़ने के लिए विशिष्ट रूप से कहा गया है उनका क्या करना है, उनकी जो हम लोग प्रमुख कुछ पंक्तियां हैं जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनको कम से कम
2-4 बार, 6 बार, 7 बार उनको रिवीजन करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही दिन बैठ जाते हैं ग्रंथ उठा करके पढ़ने के लिए कि आज हमारे वो ग्रंथ पूरी तरीके से तैयार हो जाए। कभी भी ग्रंथ, खासकर संस्कृत के ग्रंथ, एक दिन की तैयारी में कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि हमें कम से कम 15-15 दिन का टारगेट करके के लिए, या फिर जो भी हमारे ग्रंथों के कमजोर विषय हैं उनको उठा करके 15-15 दिन, जैसे मान लीजिए आज हमने इसको पढ़ लिया, छोड़ दिया, कल उसको पढ़ा, छोड़ दिया, परसों पढ़ा, छोड़ दिया, इस तरीके से एक टारगेट लेकर के चलेंगे तो 15 दिन अगर आप कर लेंगे तैयारी तो विषय अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से याज्ञवल्क्य स्मृति हम लोगों को देखना है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं और व्यवहाराध्याय जो है वो 25 प्रकरणों में विभक्त है। तो हमें उन 25 प्रकरणों के नाम भी याद रखने जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रकरणों के नाम सही क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बनता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि आजकल जो पूछे जा रहे हैं समस्त ग्रंथों के टीका ग्रंथ पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे पाठ्यक्रम में कहीं भी परिचय में टीका ग्रंथ नहीं कहा गया है, लेकिन ये पूछा जाता है। इसी तरह से वैदिक साहित्य वाले यूनिट में, परिचय वाले यूनिट में, जो पाश्चात्य जितने भी विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हमारे वैदिक साहित्य को, ग्रंथों को आधार बना करके। वो कहीं पर भी लिखा नहीं है, किंतु वो हर बार या 1-2 साल पहले से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। खास अभी जब भी आपको पढ़ाया जाएगा वो यूनिट, तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो ये जरूर स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कोई भी चीज एक दिन में तैयार करने की कोशिश मत करिएगा, ना तो एक दिन में कभी भी संस्कृत के ग्रंथ खास करके तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने जो अभी तक विषय बताया सभी को समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद शशिकांत जी। अच्छा, आप आ गई थी मैम, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके ओके। क्षम्यता, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो यूनिट 2 से है, ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट परिचय से। यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, सामान्य परिचय लिख गया है। ठीक है, उस पे ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ यज्ञ लगे हैं, जैसे चातुर्मास, अष्ट कपाल पुरोडास इत्यादि लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसी बार प्रश्न आया था, ये जो 4 यज्ञ हैं इनको जो ऋतु इत्यादियों में किए जाते हैं, इनको क्रम से लगाने को पूछ दिया था। ठीक है, जो कि हम लोग इसको हमेशा नेग्लेक्ट करके चले जाते थे, तो इस बार इससे प्रश्न पूछ दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, यह याग प्रत्येक चौथे मास में पूर्णिमा को किया जाता है। चातुर्मास कब किया जाता है? चौथे मास की पूर्णिमा को। ठीक है, चातुर्मास से 4 महीने में संपन्न होने वाला एक याग की समष्टि है। ठीक है, अब इसमें जो 4 यज्ञ हैं ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वैश्वदेव पर्व। ठीक है, जो कब होता है? वो फाल्गुन पूर्णिमा वसंत ऋतु में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है वरुण प्रकाश, जो आपका आषाढ़ पूर्णिमा वर्षा ऋतु में किया जाता है। तीसरा है शाकमेध, जो आपका कार्तिक पूर्णिमा हेमंत ऋतु में किया जाता है। और चौथा है सुनासीरियेव, जो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा में किया जाता है। इसी चातुर्मास पर्व के 2 भेद भी यहाँ पर बताए गए हैं, स्वतंत्र और राजसूय। अच्छा, ये जो 4 हैं इनको आप याद कैसे करोगे? सबसे बड़ी दिक्कत। तो उसकी भी हम एक स्ट्रेटजी बताते हैं, थोड़े से कॉमन वर्ड्स को लेकर के उसका एक ट्रिक बनाते हैं। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो जो ये याग हैं इनको याद करने के लिए एक ट्रिक आप बना सकते हैं। इनके स्टार्टिंग के वर्ड लीजिए, जैसे वैश्व, वरुण, शाक, सुनी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है?
तो वैश्व वरुण ने साक सुनी, ऐसे करके भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो या सीधा सीधा भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे चातुर्मास के दो भेद भी बताए हैं। क्या क्या है? स्वतंत्र और दूसरा है राजसूय। ठीक है, तो ये दो तरीके के भेद आपके यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आगे हविर द्रव्य की दृष्टि से चातुर्मास्यों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, एस्टिक, पाशुक और सौमिक। 4 पर्वों में 5 प्रधान देवता होते हैं तथा उनकी दी जाने वाली हवियां। तो कौन से देवता को कौन सी अगर दी जाती है, हवियां दी जाती हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अग्नि के लिए वो अष्ट कपाल पुरोडास दिया जाता है। ठीक है, सोम के लिए चरु दिया जाता है, सरस्वती के लिए भी सेम, और पूषा के लिए पिष्ट चरु, और सविद के लिए क्या दिया जाता है? तो अष्ट कपाल अथवा द्वादश कपाल पुरोडास यानी कि उपांशु दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चातुर्मासी यागों में सर्वप्रथम अनुष्ठेय जो है वो वैश्वदेव पर्व माने गए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए ये चातुर्मास से जो प्रश्न आया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये प्रश्न क्रम से लगाने के लिए आया था, तो ये आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए, यथाक्रमम योजयत, इसको क्रम से लगाइए, कोशिश कीजिए। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोगों ने एक ऑप्शन 1 चूज किया है, बिल्कुल सही। आप सभी का आंसर एकदम सही है। इसका उत्तर क्या है? पहला, यानी कि ऑप्शन बी आपका पहले आ जाएगा, वैश्व। डी यानी कि वरुण, फिर उसके बाद ए यानी कि आपका साकमेध पर्व, और अंतिम में आपका आ जाएगा सुनी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैश्व वरुण साक सुनी। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपका जो पैटर्न उठाया है, ये 10वीं यूनिट से उठाया है, जिसमें आपका धर्मशास्त्र का विशिष्ट परिचय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र से, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वहां पर इंद्रिय जय आता है। 6 इंद्रियों की बात की गई है, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष। ठीक है, ये 6 इंद्रियों पे जो जीत लेता है वही राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा वहां पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है। चलिए पंक्तियों का पंक्तिशः अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। जो विद्या और विनय का हेतु है वो क्या है? इंद्रिय जय है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष त्यागत कार्य। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी 6 इंद्रियों का यहाँ पे वर्णन है। शास्त्रार्थ अनुष्ठानम इंद्रिय जय वा, अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित अनुष्ठान को इंद्रिय जय कहते हैं। कृष्णम ही शास्त्रमिदम इंद्रिय जय, अर्थात सारे शास्त्रों का जो मूल कारण है वो भी क्या है? इंद्रिय जय है। आगे बताते हैं, तद विरुद्ध वृत्ति ही अश्वेन्द्रिय चातुरंतो अपि राजा सद्यो विनश्यति, अर्थात शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला अवशेंद्रिय राजा पृथ्वी को अधिपति होता हुआ भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं? शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी 6 इंद्रियों का वर्णन किया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष, उसमें से कौन-कौन से राजा किस इंद्रिय से नष्ट हुए हैं, उसके विषय में बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर काम से नष्ट राजा कौन-कौन से हैं? तो डांडक्य और कराल, ठीक है। तो काम से नष्ट राजा कौन-कौन से हैं? डांडक्य और कराल। कोप, कोप यानी कि क्रोध, क्रोध से कौन-कौन विनष्ट राजा है? तो जन्मेजय और तालगंज, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए लोभ, तो लोभ से विनष्ट कौन से हैं? तो पुरूरवा और अजबिंदु, ठीक है। फिर उसके बाद है अभिमान, अभिमान से विनष्ट राजा कौन से हैं? तो रावण और दुर्योधन। रावण ने सीता का दान सीता को वापस क्यों नहीं किया था? अभिमान के कारण ही तो किया था ना। और दुर्योधन को भी अभिमान था, इसीलिए उसने 5 गांव नहीं दिए थे पांडवों को, इसीलिए उनको विनष्ट हुए, यानी कि उनको मारे गए। फिर उसके बाद मद, तो मद से विनष्ट राजा है डंबोदभव और हैहयराज अर्जुन, ठीक है। और हर्ष, यानी कि देखिए हर्ष, कोई मान सकता है कि हास्य से भी किसी की मृत्यु हो सकती है? बताइए। देखिए हर्ष से भी विनष्ट राजा है वातापी वृष्णि, ठीक है, और वृष्णि हवाट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 6 इंद्रियों से जो राजा विनष्ट हुए उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से प्रश्न कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर एक ये प्रश्न आया हुआ है, कौटिल्य मतानुसारम यथोचितम मेलनम करोतो कुरत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डांडक्य, जन्मेजय, दुर्योधन, पूर्व, यहाँ पे राजाओं का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे इंद्रियों का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा राजा किस इंद्रिय से मरा, उसके विषय में आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलिए फटाक से कीजिए सभी लोग आंसर कीजिए। हम्म, काफी लोग आंसर कर रहे हैं और ऑप्शन 3 सभी लोग चूज कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देखते हैं। तो आंसर 3, यानी कि आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में ए का क्या हो जाएगा? आपका डांडक के राजा किससे मरे थे? तो काम के लोभ से मरे थे, ठीक है। जन्मेजय किससे मरे थे? तो क्रोध के उससे मरे थे। और दुर्योधन किसके उससे मरा था? अभी मैंने बताया था कि मान के, ठीक है। और पुरूरवा जो है वो लोभ से, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रश्न था। नेक्स्ट मैंने जो यूनिट उठाई है वो 7वीं यूनिट है आपकी, जिसमें साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय का वर्णन है, जिसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस 5 मिनट में हम कक्षा समाप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अंबिका दत्त व्यास का यहाँ पे हमने विवरण दिया है, जिनका समय है 1858 और 1900 ईस्वी माना गया है। 1858 में इनका जन्म और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है अंबिका दत्त व्यास जी की। और निवास स्थान इनका जयपुर राजस्थान है। उपाधि इनकी घटिका शतक, सदावधान, भारत रत्न, सुकवि, अभिनव बाण भी इनको कहा गया है। कृति है इनकी शिवराज विजय, जो एक उपन्यास है। और आख्यायिका ये जो है ये 3 विराम और प्रत्येक में 4-4 निश्वास हैं इनके, यानी कि इसमें टोटल शिवराज विजय में 3 विराम और 12 निश्वास में ये विभाजित है। ये भी प्रश्न बनता है कि ग्रंथ किसमें विभाजित है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ठीक है। दूसरे हैं पंडिता क्षमा राव, जो महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थी। इनके ग्रंथों का नाम है सत्याग्रह गीता, तुकाराम चरित, स्वराज विजय, मीरा लहरी और विस्तानेश्वर चरित, ठीक है। इनकी उपाधि जो है वो इनकी पंडिता उपाधि थी। पिता जो इनके थे वो शंकर पांडुरंग थे। आगे देखते हैं वी राघवन,
वी राघवन जो है वेंकटराम राघवन इनको भी इनका दूसरा नाम है, ठीक है, अन्य नाम में गिना जाता है। इनका समय है 1908 से 1979 और इनके ग्रंथ है यदि देखें तो लक्ष्मी स्वयंवरम, महाश्वेता, वाल्मीकि प्रतिभा, संस्कृत रविंद्रम, अनारकली नाटक इत्यादि है। इसके अलावा इनका एक महाकाव्य भी माना जाता है मनुत्व स्वामी दीक्षित चरितम, और इसके बाद अंतिम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ठीक है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है इनका समय 1918 और 2000 ईस्वी है। उपाधि इनकी प्रज्ञा भारती है। कृतियां जो है इनकी वात्सल रसायन और स्वतंत्र वीर शतकम और मानली ग्राम गीता, ठीक है, इत्यादि हैं। इसके अलावा इनके भारत रत्न शतकम और शिवराज्योदय भी इनकी ही रचना है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की। अच्छा, इसका एक प्रश्न आता है, इसमें क्रम पूछ लेते हैं कि अंबिका दत्त व्यास, पंडिता छमाराव, वी राघवन और श्रीधर भास्कर वर्णेकर का क्रम बताइए, ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न आता है, तो आपको इनके सन याद करने हैं। इनके सन कंफर्म हैं, आपको इधर उधर अलग नहीं मिलेंगे, तो आप इनके सन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु श्रीधर भास्कर वर्णेकर से कृति वर्तते। इनमें से कौन सी श्रीधर भास्कर वर्णेकर की कृति है? दो कृतियां आपको चूज करनी है, सी डी, बी डी, ए सी, ए बी। चलिए फटाक से सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। आंसर बहुत ही फटाफट आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उत्तर प्राप्त नहीं होते तो समझ में आता है कि हाँ नहीं आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अधिकतर लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी डी यानी कि शिवराज्योदयम और वात्सल रसायनम, ये दोनों ही श्रीधर भास्कर वर्णेकर की रचना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आया है, अधोलिखितान साहित्यकारान कालक्रमेण योजयत। अब देखिए, मैंने वही जो आपको प्रश्न बताया था कि इसमें कालक्रम से योजने को आता है, जोड़ने को आता है, तो वो प्रश्न आया है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है, जल्दी से सभी लोग। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो गया, कुछ लोग 2 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं तो कंफ्यूजन हुआ, मुझे तो खुशी हो रही है। चलिए ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका 2, ठीक है। देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है। अंबिका क्षमा मांगती है वी राघवन श्रीधर से, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अंबिका क्षमा मांगती है वी राघवन श्रीधर से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्रम याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जिन्होंने 2 नंबर उत्तर दिया था उनका सभी का सही था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कक्षा समाप्त होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है, कोई भी बात नेट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है? किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो मैम, थैंक यू। ठीक है,
किसी का भी कोई भी प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज हमारी डेमो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई तक खुले रहेंगे। जी। मैम नियमित रूप से कक्षाएं कब से चालू होंगी? हाँ जी, ठीक है, वही बता रही थी। 30 जुलाई तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन खुले रहेंगे और 1 अगस्त से आपकी प्रॉपर क्लासेस चालू होंगी, ठीक है? तो 1 अगस्त से पहले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए एक अलग पेड ग्रुप बनाया गया है, तो वहाँ पर आपको जॉइन करवा दिया जाएगा, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के लिंक आपको वहीं पे ही प्राप्त होंगे, ठीक है? और क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जी मैम, कोई क्वेरी है आपकी? ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। अगर क्लास ये जो क्लास है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो क्या जो पिछले टाइम अभी जो जून की एग्जाम दी थी जिन्होंने, तो वो जो शायद 18 अगस्त या अगस्त मास में है, तो इसकी प्रैक्टिस भी की मतलब इस क्लास में की जाएगी क्या, या जो दिसंबर है तो उसके लिए प्रैक्टिस रहेगी? नहीं, सर उसके लिए अभी उसके लिए अलग से ही अगर जो भी व्यवस्था होगी वो करवा दी जाएगी। ये अभी सुचारू रूप से नियमित रूप से नया ही बैच चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि जो बच्चे हैं वो कुछ बहुत मतलब शून्य लेवल से उनका स्तर शुरू हो रहा है, जी। तो उसके लिए अभी शुरू से ही पाठ्यक्रम चलेगा। मुझे थोड़ा पेमेंट के बारे में पूछना था। हम थोड़ा थोड़ा पार्टली करके पेड कर सकते हैं क्या? हाँ, यस मैम, आप को रजिस्ट्रेशन फीस देनी है 1000। उसके बाद आपको 1 महीना दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट 1 महीने के अंदर पूरा पेमेंट नहीं होगा। जैसे जैसे सैलरी होती जाएगी तो वैसे वैसे हर महीने भी थोड़ा थोड़ा दिया तो चलेगा कि 1500 2000 ऐसे? मैम, आप मुझसे पर्सनल बात कर लीजिए, नंबर ग्रुप में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, तो मैं विश्वेश जी, एक्चुअली हम इतनी जल्दी सिलेबस नहीं पूरा कंप्लीट कर सकते, और यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे कि शशिकांत जी ने बताया कि शून्य से हैं, तो हमें उनकी भी स्पीड को ध्यान में देना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए इतनी जल्दी तो हम नहीं कर सकते। हाँ, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि जो अजश्री योगपीठ का जो कॉमन ग्रुप बना है उसमें हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके लिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी 21 अगस्त तक के लिए। लेकिन ये क्लासेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2024 के लिए ही आपको प्रिपेयर कराई जाएंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है? ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप सभी या तो मैं चैट बॉक्स में भी एक बार टाइप कर दे रही हूँ, आप सभी मुझसे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं यदि कोई पर्सनल भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो। ठीक है, मैं ग्रुप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दे रही हूँ। मैम, यस मैम। 1 अगस्त से जो क्लास शुरू होने वाले हैं उसका टाइम क्या होगा? मैम, टाइमिंग आपकी फर्स्ट पेपर की 6 to 7 PM रहेगी, और सेकंड पेपर की 8 to 10 PM रहेगी। ये दोनों ही टाइम है क्या? यस मैम, 6 क्योंकि बजे। अच्छा, ठीक है। मैं जॉब करती हूँ, मुझे आने में ही थोड़ा वक्त लगता है। वो जो 6 से 7 का जो टाइम है वो मुझे नहीं मैम उससे फर्स्ट ज्वाइन हो। पेपर की मैम फर्स्ट पेपर की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ओके ओके, ठीक है। मैम सेकंड पेपर की भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती हैं क्या? नहीं मैम, सेकंड पेपर की थोड़ा सा दिक्कत होगी। नहीं नहीं,
फर्स्ट सेकंड पेपर की पेपर मिल के नहीं। जाएगी, लेकिन सेकंड पेपर की आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि सेकंड पेपर की एक्चुअली मैं बोर्ड पे लेती हूँ और उसमें आपका उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि उसमें। ओके, यस मैम। क्योंकि मैम एक्चुअली मेरी 9:30 बजे से दूसरी क्लास भी होती है, तो इस वजह से मैंने सॉरी मैम, सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिल सकती। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी की यदि क्वेरी हो तो मैंने नंबर डाल दिया है, वैसे भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक है मैम, यूट्यूब पे मिलेंगे आप। ठीक है। तो यदि किसी और की कोई भी क्वेरी हो तो मैंने नंबर डाल दिया है, आप कॉल करके पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं। पेमेंट इशू या फिर कोई भी इशू हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को नमो नमः, नमस्ते, प्रणाम। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद महोदय।